भैया हमारी इंडिया की जनता भी कमाल की है। कल पड़ोस वाले बाबा के 13वीं की पार्टी में गया था। मास्क उतार के रखा ही था, किसी ने दो ना समझ के रायता डाल दिया। पर हम भी केजरीवाल जी के पक्के चेले हैं, मौका मिलती रायता फैला दिया। गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने 12th के बच्चों। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल, ऑब्वियसली विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं स्टार्ट। आज से हम नया चैप्टर चालू, जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस। मैं भूल गया, हाँ सॉरी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट के बारे में आप लोग पढ़ने जा रहे हो। जिस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जिस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, जिस तरीके से नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, जिस तरीके से साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। आपकी लाइफ में भी बहुत सारा अट्रैक्शन हो चुका है और बहुत सारा रिपल्शन हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम चैप्टर नंबर 4, जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। चैप्टर 4 आपको बहुत ज्यादा बेसिक्स देगा चैप्टर 5 के, 6 के, 7 के। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से हम मैग्नेटिज्म को कैटेगराइज करेंगे, किस किस तरीके से हम अलग अलग टॉपिक समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि कैसे मैग्नेटिज्म के बारे में पता चला। जो चैप्टर नंबर 5 है बच्चों, वो है अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें भी कहीं ना कहीं हिडन मैग्नेटिज्म है। हिडन मैग्नेटिज्म जिसको हम डेली लाइफ में फील नहीं करते हैं, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते रहते हैं। तो सेम सिस्टम यहां पर है। अब जो हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं वो है मूविंग चार्जेस वाला मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस का मतलब हुआ, जब तक हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में फिर भी हमारा चार्ज मूव करने लगा था। चैप्टर नंबर 2 तक हमारा चार्ज था रेस्ट पर और हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अब हमारा चैप्टर आ चुका है जिसमें चार्ज मूव करेगा। थर्ड में ही मूव करने लगा था, लेकिन फोर्थ के अंदर क्या हुआ, मूव करने से भी एक नई प्रॉपर्टी शो करेगा और नई प्रॉपर्टी का नाम है मैग्नेटिज्म। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से चार्ज जब मूव करता है, चार्ज के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी तार के अंदर अगर करंट पास कराएंगे, क्या मैग्नेटिज्म पैदा होगा? आंसर है यस। और इसकी सबसे पहले जो पता लगाया था, वो पता लगाया था ओरेस्टेड ने सन 1820 के अंदर, 1820 के अंदर। एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था, एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन थी कि एक तार के अंदर अगर करंट पास कराया गया था, ये एक तार में करंट पास हुआ था, उसके पास एक मैग्नेटिक निडल होती है जो नॉर्थ साउथ बताती है आपको। जैसे ही उस तार में करंट पास कराया गया, अचानक वो मूव कर गई। और रेस्ट्रिक्ट साहब सोचने लगे, अरे ये मूव क्यों कर गई? जैसे ही उसके अंदर करंट खत्म हुआ, वो फिर मूव कर गई। ये तो बड़ा अच्छा लगा। ढेंचू 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 ढेंचू, स्टार्ट करो, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, डिफ्लेक्शन 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 डिफ्लेक्शन। हाँ जी, इसी से पता चला कि अगर किसी तार के अंदर करंट पास होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे, तो क्या पैदा होगा? मैग्नेटिज्म। तो हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म के अंदर सबसे पहला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड की। तो जिस तरीके से आपको मैंने बताया था कि इलाका होता है कुत्तों का, शेरों का इलाका नहीं होता। तो चार्जेस के अंदर आपको मैंने यही बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको यही बताया था जैसे नेताओं का इलाका होता है, सॉरी कुत्तों का इलाका होता है, तो उसी तरीके से हम बात करेंगे कि किसी चार्ज का एक इलाका डिस्ट्रीब्यूटेड हमने कर रखा था, उस इलाके में अंदर एंट्री करेंगे तो वो चार्ज उस बाहर वाले चार्ज पर क्या लगाएगा? अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स। सेम सिस्टम यहां पर है। किसी मैग्नेट के या किसी तार में जिस पर करंट फ्लो कर रहा है, उसके चारों तरफ भी एक ऐसा हिडन इलाका होता है जिस इलाके के बाहर अगर हम मैग्नेट को रखेंगे तो उस पर फोर्स इतनी कम लगेगी कि हमें पता नहीं चलेगा। तो हम क्या मानेंगे? जीरो फोर्स है। लेकिन जैसे ही उसके आसपास के इलाके में हम एंट्री कराएंगे अपने मैग्नेट को, उस पर क्या लगने लगेगी बच्चों? एक फोर्स लगने लगेगी। और उस इलाके को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन चालू होती है। तो फर्स्ट टॉपिक आपके पास है बच्चों मैग्नेटिक
फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, इट इज द स्पेस अराउंड इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर, it is the space around a magnet or a current carrying conductor in which magnetic force can be felt या फिर experienced, जिसको हम experienced कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझो कि अगर एक तार है, ये एक मैग्नेट है, आप लोगों ने पढ़ा था वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, चैप्टर नंबर आई थिंक 10 या 11 कुछ करके था आपका क्लास 10th के अंदर। तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्थ और साउथ कुछ मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से जाती हैं, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में पढ़ा था ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, ये होती हैं आपकी मैग्नेटिक लाइंस। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया होगा, डेफिनेटली एक सर्टेन एरिया होगा, उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है। तो वो मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया है, ताकि अगर मैं एक दूसरे मैग्नेट को रखूं और बाहर रखूं इस एरिया के, तो उसको कोई फोर्स नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कि अगर दो मैग्नेट, बचपन में खेले होंगे अपने मैग्नेट से, अगर दो मैग्नेट रखे हुए हैं, ये एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन जैसे हम पास लेकर आते हैं ये भड़बड़ा के चिपक जाते हैं। इसको हम पलट के लगाया करते थे तो ये ऐसे नाचा करते थे, ये ऐसे नाचा करते थे, ये ऐसे नाचा करते थे, और अल्टीमेटली क्या होता था, ये छोड़ते ही दूर भागते थे। तो एक दूसरे के इलाके में आ गए, भाई इस छोटू का भी कोई इलाका होगा, इस मोटू का भी कोई इलाका होगा, दोनों के इलाके होंगे, और जब दोनों के इलाके भिड़ेंगे तो ये मैग्नेट भी भिड़ेंगे। तो ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की आप लोगों ने यूनिट पढ़ी थी न्यूटन पर कूलम। मैग्नेटिक फील्ड पहले तो बता दूं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट होती है तस्ला, नहीं टेस्ला, नहीं तस्ला नहीं टेस्ला, इसकी यूनिट होती है बच्चों टेस्ला। इसकी एक यूनिट और पढ़ोगे आप, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये वेबर क्या है ये आपको आगे जाके पता चलेगा। तो ये आपके पास निकल के मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सिंपल शॉर्टकट डेफिनेशन है कि एक ऐसी चीज या एक ऐसा इलाका जिसके अंदर अगर हम घुसें तो हमें क्या फील होगी, हमें फील होगी एक मैग्नेटिक फोर्स। इज इट क्लियर? एक छोटा सा टॉपिक आपको और बता देता हूं कि अगर सपोज करो इस कमरे के अंदर जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, इस कमरे के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, पहले से है, उसकी वैल्यू हमें पता है, उसकी डायरेक्शन हमें पता है। अब सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पहले से है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं ऐसी बना देता हूं, ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैंने चार्ज फेंका इसके अंदर, और सोचो जब चार्ज घूमता है, चार्ज चलता है, चार्ज फ्लो करता है, जब चार्ज घूमता है तो वो चार्ज क्या क्रिएट करता है, करंट क्रिएट करता है, और करंट की वजह से वो अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। भाई सपोज करो ये चार्ज आ रहा है, जूम, ये चार्ज जा रहा है, और ये चार्ज जब जाएगा तो क्या क्रिएट करेगा, अपना करंट, और उस करंट की वजह से क्या क्रिएट होगी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड। कमरे में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो गिवन है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। और जब बच्चों अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो वो अपने वाली, वो बाहर वाली से, जो घर वाली है वो बाहर वाली से क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, लड़ाई करेगी। घर वाली तो वैसे भी आपको पता है बाहर वाली को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो बाहर वाली से लड़ाई करेगी। और जब वो बाहर वाली से लड़ाई करेगी तो अल्टीमेटली ताकतवर कौन है, घर वाली। जो हमारी गिवन मैग्नेटिक फील्ड है वो ताकतवर है, सिंगल चार्ज की जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो बड़ी छोटी सी होगी, तो वो उस चार्ज को क्या करेगी, थप्पड़ मार देगी।
वो उस पर फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा चार्ज जो जा रहा था सीधा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जा रहा था ऐसा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है। वो कहाँ जाएगा इसके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हमारे पास एक रूल होता है, उसको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप बात समझें कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम चार्ज को फेंकेंगे तो उस चार्ज पर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। तो आइए देखते हैं फटाफट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। Force on a moving charge in a magnetic field. Force on a moving charge in a मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने चार्ज को फेंक दिया तो उस पर कितनी फोर्स लगने वाली है। तो बच्चों सबसे पहले आप ध्यान रखना, ये तीन चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है कि फोर्स जो लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन फेंकूंगा तो वो कम करंट क्रिएट करेगा, दो फेंकूंगा वो ज्यादा करंट क्रिएट करेगा, 2000 फेंकूंगा वो और ज्यादा क्रिएट करेगा। जितना करंट ज्यादा होता चला जाएगा उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी, लड़ाई उतनी तगड़ी होती चली जाएगी और फोर्स भी उतनी ज्यादा लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। दूसरा वो डिपेंड करता है चार्ज की डायरेक्शन पर। ऐसा इन्वेस्टिगेट करके देखा गया है, अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर चार्ज को ऐसे ही फेंका गया, ये चार्ज की डायरेक्शन कैसी हुई 0 डिग्री इसके पैरेलल, यह फेंका गया चार्ज को ऐसे एंटी पैरेलल, एंगल कितना बना 180, देयर इज नो फोर्स, उस पर कोई फोर्स नहीं लगी। अगर चार्ज को फेंका गया ऐसे परपेंडिकुलरली या ऐसे परपेंडिकुलरली तो फोर्स लगी मैक्सिमम। अगर चार्ज को फेंका गया एंगल पर तो फोर्स लगेगी लेकिन मैक्सिमम नहीं लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो, अगर हमने सपोज करो हमने किसी चार्ज को ऐसे फेंका, ये इसकी डायरेक्शन किसकी है, वेलोसिटी की, और ये एंगल जो बना थीटा बना, आप लोग पढ़ चुके हो, मैं भी आपको पहले एक दो बार बता चुका हूं कि ये जो एंगल बनेगा, ये जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का जिसके साथ एंगल बन रहा है, ये होता है v cos थीटा, और ये होता है जिसके साथ एंगल नहीं बना v sin थीटा। तो जो फोर्स है वो बेसिकली डिपेंड करती है इस v sin थीटा पर, क्योंकि v cos थीटा पैरेलल है, पैरेलल वाला फोर्स नहीं लगने देता। तो यहां पर हम बोलेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। परपेंडिकुलर किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड v sin थीटा, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। b का मतलब जो हमने मैग्नेटिक फील्ड पहले से दी है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमने जो दी है अगर वो ज्यादा स्ट्रांग है, घर वाली ज्यादा स्ट्रांग है, वो तब भी ज्यादा फोर्स लगाएगी। इन तीनों को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया Q V B sin थीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दिया, K लगाया Q V B sin थीटा। K की वैल्यू होती है 1, ये वो वाला K नहीं है, ये केवल एक कांस्टेंट वाला K है। K की वैल्यू होती है 1, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, Q V B sin थीटा। K की वैल्यू होती है 1। आप लोगों को याद होगा 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर साइन थीटा लगता है किसी के साथ तो कहीं ना कहीं हम क्रॉस प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्या करा बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो Q V क्रॉस B, ये आपका वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर। और फोर्स की यूनिट आपको पता न्यूटन होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, बी की पढ़ी थी आपने अभी टेस्ला, और चार्ज की होती है कूलम। इज इट क्लियर। अब यहां वाली चीज से हम एक बार दोबारा देखते हैं कि आपकी जो फोर्स है वो मैक्सिमम कब हो सकती है, आपकी जो फोर्स लग रही है इस चार्ज पर वो मैक्सिमम बच्चों कब हो सकती है। देखिए ध्यान से, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री,
अगर थीटा की वैल्यू 0 है या 180 है तो फोर्स आपका हो जाएगा 0, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था। पैरेलल या एंटी पैरेलल, मैं लिख देता हूं यहां पर पैरेलल या एंटी पैरेलल। ये एंटी है, ये आंटी नहीं है। उसी तरीके से थीटा की वैल्यू अगर 90 होती है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90, तो आपके पास जो फोर्स है वो लगेगी मैक्सिमम। इज इट क्लियर? अच्छा जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट आप समझ चुके हैं। अब बात समझते हैं, एक बार दोबारा से देखिए। अगर सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज फेंका ऐसे। अब यहां पर चार्ज कौन सा फेंका, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? करंट तो दोनों कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो वेलोसिटी, हम जो वेलोसिटी की बच्चों बात करते हैं वो करंट की बात करते हैं, और करंट बनता है पॉजिटिव चार्ज से। या थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन से ही करंट बनता है, लेकिन हमारे कन्वेंशनल करंट था और एक आपके पास था इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो करंट की डायरेक्शन आप हमेशा पॉजिटिव चार्ज देंगे। आप हमेशा ध्यान रखना, करंट इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज, करंट इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज, या फिर कहा जाए इक्वल्स टू, आप इसको यहां पर बोल सकते हो वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूंगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, तो आपको करंट लेना है इस डायरेक्शन में। अगर मैं बोलूंगा इस डायरेक्शन में प्रोटॉन, तो आपको करंट लेना है इसी डायरेक्शन में। अगर मैं बोलूंगा इस डायरेक्शन में न्यूट्रॉन, अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, न्यूट्रॉन करंट पैदा करता है क्या? दैट इज न्यूट्रल क्वांटिटी। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन जाएगा उसी डायरेक्शन में होगा करंट। तो यहां पर आपको मैं बता रहा हूं फोर्स की डायरेक्शन का पता आप कैसे लगाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सबके पास लेफ्ट हैंड होगा। कोई भी आप में से ठाकुर तो नहीं है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ठीक है, कोई भी आप में से ठाकुर नहीं है, सॉरी टू से। तो अगर हम यहां पर बात करें कि इफ वी स्ट्रेच, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, ये डेफिनेशन लंबी सी है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, धीरे धीरे बोल रहा हूं। इफ वी स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब खींचना, इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर बोलते हैं इसको, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ आर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मैं ऐसे करके दिखाता हूं, इनके बीच में सब जगह एंगल 90 का बनेगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट दिस फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। दिस मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि करंट इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज बना, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगेन, इफ वी स्ट्रेच द फोर फिंगर, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other such that forefinger points in the direction of magnetic field, middle finger points in the direction of current positive charge, then thumb will point in the direction of force। क्लास को सम अप करते हैं फटाफट से, एक बार देख लेते हैं एग्जांपल। इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, ये जा रही है, चार्ज फेंका मैंने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो करंट गया ऊपर ऐसे ऐसे, तो फोर्स किस तरफ लगी बच्चों? इस तरफ। अगर ऊपर फेंका होता इलेक्ट्रॉन तो करंट लेते नीचे की तरफ ऐसे, और ये लगा आपका फोर्स। इज इट क्लियर? तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लेना। टिल देन बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे कुछ नई चीजों को लेकर। कल होगी आपकी डाउट क्लास, थोड़ी हो सकता है लेंदी हो, तो बी अटेंटिव। डाउट क्लास होगी, जिसको भी अभी थर्ड चैप्टर तक कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। टिल देन बाय बाय।